रेमेडियल टीचिंग एज पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स, यानी रेमेडियल टीचिंग रचनात्मक आकलन के अंश के रूप में उपचारात्मक शिक्षण का क्या अर्थ है, यानी रेमेडियल टीचिंग का मतलब क्या है फॉर्मेटिव असेसमेंट एफए के कॉन्टेक्स्ट में। फटाफट से बताइएगा। रचनात्मक आकलन होता है कि इंप्रूवमेंट जहां संभव हो, फीडबैक मिल करके, वो रचनात्मक आकलन है। जहां सीधा जजमेंट या कितने % मार्क्स आए, वो ऐसे यानी सबमेटिव असेसमेंट है, यानी योगात्मक मूल्यांकन है। तो रेमेडियल टीचिंग क्योंकि वहां इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है, तो ये रेमेडियल टीचिंग एफए का पार्ट होगी। बात सही है नहीं है? तो पहला ऑप्शन है एक्स्ट्रा कोचिंग बाय पेरेंट्स, यानी माता पिता के द्वारा कोई एक्स्ट्रा कोचिंग दी जा रही है, स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, ना कि माता पिता के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये बात तो गलत हो जाएगी। फिर आता है सेकंड ऑप्शन टीचिंग फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स। गिफ्टेड बच्चों के लिए रेमेडियल टीचिंग जनरली नहीं होती है। रेमेडियल टीचिंग जहां बच्चे को दिक्कत आ रही है, गैप्स के लिए होती है ना। गिफ्टेड बच्चे को भी ऐसा नहीं, सिर्फ गिफ्टेड बच्चे के लिए, जिसको भी जहां भी दिक्कत आए, है ना, तो वहां पे जो भी गैप रह जाए लर्निंग में, उसके लिए है। तो डायग्नोजिंग एंड एड्रेसिंग गैप्स इन लर्निंग, यानी आप डायग्नोज कर रहे हैं, डायग्नोज मतलब पता लगा रहे हैं, जैसे आपके ब्लड टेस्ट से पता लगाया जाता है क्या बीमारी है, वायरल है कि डेंगू है कि कोई और बुखार है ना। एक एग्जांपल ले रही हूं और भगवान न करे आपको हो। एंड एड्रेसिंग गैप्स इन लर्निंग, यानी शिक्षण में कमी का पता लगाना और अधिगम में कमी का पता लगेगा कहां कमी है और उसको दूर कर पाना, ये रेमेडियल टीचिंग है, बिल्कुल सही है। और ये दोनों डायग्नोस्टिक के अंदर आते हैं। टीचिंग बियॉन्ड दी टेक्स्ट बुक, ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट बुक के बाहर से पढ़ाना। देखो एक्स्ट्रा क्लास हो सकती है रेमेडियल टीचिंग में। टीचर्स होते थे ना, कुछ अगर कुछ बच्चे किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं या कहीं पे गैप है, तो एक्स्ट्रा क्लास, वो एक्स्ट्रा क्लास रेमेडियल टीचिंग का ही पार्ट है ना। किस सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं और आप ट्यूशन ले रहे हैं, हालांकि स्कूल का पार्ट नहीं है ये, बट वो भी रेमेडियल टीचिंग के रूप में ही देखा जाएगा। या तो नए तरीके से पढ़ाना, या दोबारा पढ़ाना, या दोबारा और नए तरीके से, दोनों से पढ़ाना। तो रेमेडी का मतलब ये दवा देना, उपचार करना, ठीक। तो ये उपचारात्मक शिक्षण के अंदर आते हैं रेमेडियल टीचिंग जो है आपकी। और ये होती किसके बाद है? DR, यानी पहले डायग्नोस किया जाएगा फिर रेमेडी दी जाएगी। तो ये डायग्नोस्टिक टीचिंग का पूरी कहानी चलती है कि डायग्नोस किया जाए, और डायग्नोस्टिक होती है आपकी निदानात्मक। डायग्नोस्टिक में पता लगाया जाता है और डायग्नोज करने के बाद आप रेमेडी देते हैं। रेमेडियल टीचिंग या रेमेडियल क्लासेस होती हैं, यानी दोबारा से या नए ढंग से, नए तरीके से पढ़ाना। तो जो गैप्स रह जाते हैं, जो कमियां रह जाती हैं, उनको रिजॉल्व करना यहां पे शामिल होगा। टैलेंटेड या अगर गिफ्टेड बच्चों की बात करें, तो गिफ्टेड बच्चों के लिए हम एनरिच्ड करिकुलम का इस्तेमाल करते हैं। समृद्ध पाठ्यचर्या कहते हैं उसको, एनरिच्ड करिकुलम, समृद्ध पाठ्यचर्या, जिसमें एक्स्ट्रा अगर बच्चे को जरूरत है चैलेंजिंग कुछ क्वेश्चन देने की, क्योंकि गिफ्टेड बच्चे हैं तो जल्दी सीखते हैं चीजों को, थोड़े चैलेंजिंग टास्क उनको चाहिए होते हैं, नहीं तो बोर हो जाते हैं। तो समृद्ध पाठ्यचर्या, ऐसा आपका करिकुलम होना चाहिए, एक्टिविटीज हो, सिलेबस हो, कि जैसे एक्स्ट्रा बुक्स नहीं आती हैं जिनमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, सप्लीमेंट्री रीडिंग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जिसमें एक्स्ट्रा चैलेंज मिलेगा बच्चे को। तो ये गिफ्टेड बच्चे के लिए एनरिच्ड करिकुलम, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? गिफ्टेड बच्चे को भी रेमेडियल टीचिंग की जरूरत पड़ सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ सकती, ठीक। चलिएगा, खैर सामान्य तौर पे नहीं पड़ती है, बट पड़ सकती है जहां भी उसको दिक्कत होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से बताइएगा कि कहना क्या चाहता है कवि। द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स इन विच अ बिहेवियर कैन बी टर्म्ड एज नॉर्मल और प्रॉब्लमैटिक आर इट्स, यानी ऐसी 2 विशेषताएं जिनमें व्यवहार को सामान्य या असामान्य या समस्याग्रस्त के रूप में पहचाना जा सकता है। यानी कोई एक व्यवहार नॉर्मल कहा जाएगा या एबनॉर्मल या प्रॉब्लमेटिक कहा जाएगा, ये बात किस बेसिस पे हम पहचानेंगे? वो 2 कैरेक्टरिस्टिक या 2 बिहेवियर पैटर्न आपको देखने हैं। देखिए, फ्रीक्वेंसी, यानी कोई व्यवहार यदि बार बार हो, आवृत्ति, किसी व्यवहार की आवृत्ति है, बार बार रिपीटेशन है, कि बच्चा है जिसको मान लीजिए किसी को खराब बोलता है, अगर बिहेवियरल प्रॉब्लम है तो किसी को गलत बोल रहा है, बच्चों से लड़ाई झगड़ा कर रहा है और बार बार हो रही है वो चीज, कभी कभार हो रही है तो ठीक है। अगर कोई बिहेवियर जो प्रॉब्लमेटिक है, या फिर अगर हम कहें नॉर्मल है कि वो सामान्य रूप से रहता है बच्चा, आप देखते हैं नॉर्मल एक बच्चा है जो नॉर्मल ही रहता है, क्लास में बहुत ज्यादा लड़ता झगड़ता नहीं, अपना काम टाइम से पूरा करता है, इसका मतलब नॉर्मल आप उसको कह रहे हैं। एक व्यवहार है, बच्चा नहीं, इस व्यवहार की बात कर रहे हैं। दूसरा बच्चा है जो व्यवहार करता है किस तरह का, कभी लड़ाई, किसी से झगड़ा कर लेगा, कभी कुछ कर लेगा, कुछ ना कुछ करके वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में रहता है, यानी रिपीट हो रही हैं चीजें, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी है किसी एक बिहेवियर की बार बार। इंटेंसिटी, यानी तीव्रता, बहुत ज्यादा आक्रामकता है या फिर नॉर्मल की तरफ है, तो ये दोनों ही चीजें इशारा करती हैं कि व्यवहार को नॉर्मल कहा जाएगा, सामान्य कहा जाएगा, या फिर हम कहेंगे उसको प्रॉब्लमेटिक। डिस्ट्रैक्शन, अब डिस्ट्रैक्शन किसी भी बच्चे को हो सकता है। काउंटर प्रोडक्टिवनेस, कई बार ऐसा हो सकता है कि बच्चा जो है
काउंटर प्रोडक्टिवनेस या कई बार बहुत अच्छा वो नहीं कर पा रहा हो तो वो नॉर्मल बात है। यहां पे बात है कि अगर कोई भी व्यवहार, देखो क्योंकि ये दो अलग अलग तरह की बातें कह दी इन्होंने, लेकिन ये कोई भी व्यवहार पे लागू हो जाएंगी दोनों बातें, कि अगर रिपीट हो रही है कोई चीज और इंटेंसिटी ज्यादा है या कम है, उस बात से निर्धारित होगा कि कोई वजह से इंटेंसिटी मतलब कभी किसी बच्चे की आपस में अनबन हो गई, कोई बात हो गई, वो नॉर्मल बात है। लेकिन एक बच्चा जो एक्सट्रीम में ही रहता है, बार बार चीजें होती रहती हैं, तो कोई बात किस हद तक किस डिग्री में है वो इंटेंसिटी है। फर्स्ट और सेकंड यहां सही है, यानी थर्ड ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। सिंपल बात, नो बकवास। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख करके आप जवाब दीजिएगा फटाफट से। एज अ चाइल्ड ग्रोज द परसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी जो अनुभूति है, परसेप्शन है, या आम भाषा में कहें जो धारणा है या उसका नजरिया है, वो किस चीज से प्रभावित होता है? फटाफट से बताओ। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, आपका नजरिया फॉर एग्जाम्पल कैसे कैसे बदला और किन चीजों से बदला? ये आए हुए क्वेश्चन है। पर्सनल फैक्टर्स, व्यक्तिगत कारक, सोशल फैक्टर्स जो समाज में चल रहा है। पर्सनल फैक्टर है बच्चे की एज, भाई जैसे जैसे उम्र बदलती है चीजें, सोचने का तरीका भी बदलता है। इंटरेस्ट, आपकी रुचि किस चीज में है उस पर भी निर्भर करेगा कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं, आपका परसेप्शन क्या है, नजरिया क्या है ना। और भी इसी में इस तरह की चीजें हो सकती हैं। ठीक, किस तरह के आपके एक्सपीरियंसेस रहे। सोशल फैक्ट, इंटेलिजेंस का स्तर क्या है, ठीक, बुद्धि का क्या लेवल है, तो ये सब पर्सनल फैक्टर में आ जाते हैं जो बच्चे से जुड़े हुए फैक्टर्स हैं। वहीं अगर मैं बात करूं किसकी, वहीं अगर मैं बात करूं सोशल फैक्टर्स की, यानी सामाजिक कारकों की, तो सामाजिक कारक वो हैं जो समाज में आसपास आप लड़ाई झगड़ा देख रहे हैं, गांव में है, शहर में है, वो सोशल फैक्टर्स हैं। ये भी प्रभावित करेंगे कि आपका नजरिया कैसा है। किस कल्चर, किस संस्कृति में आप भारत में हैं तो एक तरह का परसेप्शन हो सकता है, जो आपने त्योहार मनाए हैं, जिस तरह के कल्चर को आपने देखा है उसका प्रभाव पड़ेगा। और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, चारों का ही कुल मिलाकर के प्रभाव तो पड़ेगा। लेकिन क्योंकि एक ही ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं और ये इन्होंने पेपर में पूछा हुआ है, तो इनका मन किया, इन्होंने चूज कर लिया वातावरणीय कारक, यानी एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं आपके, वो यहां पे प्रभावित करेंगे किसको, परसेप्शन को। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में नॉट लगाना चाहिए था, है ना, इसमें नॉट लगाना चाहिए था, क्योंकि एनवायरमेंटल हालांकि करेंगे चारों ही, फिर भी करके चारों ही करेंगे, तो ये इन्होंने आंसर में माना है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स। वैसे इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और ये माना गया है एग्जाम में, तो हम इसके साथ जा रहे हैं। ठीक, तो जरूरी नहीं है कि सेम ऑप्शंस के साथ आए, दोबारा क्वेश्चन कभी आए तो। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा कई बार पेडागोजी में हो जाता है कि हमें आंसर की माननी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। थॉट नॉट ओनली डिटरमिन्स लैंग्वेज बट ऑल्सो प्रोसीड्स इट, वॉज द आइडिया पुट फॉरवर्ड बाय। देखो ये क्वेश्चन आपका सीटेट में भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन लगभग आपको सब जगह पे आता है। ठीक, फटाफट से बताओ कि विचार न सिर्फ भाषा से पहले आता है बल्कि इसको निर्धारित भी करता है। यानी जब मैंने ये पेन देखा तो मेरे दिमाग में एक विचार आया। भाषा, हो सकता है मैंने पेन को बोलना पेन बाद में सीखा, मैंने किसी चीज को देखा, दिमाग में विचार आया, चाहे भाषा है मेरे पास या नहीं है, बाद में आप भाषा सीखते हैं। तो थॉट जो है वो निर्धारित करेगा कि भाषा होगी क्या, यह भाषा को प्रभावित करेगा और पहले भी आएगा। ये बात जीन पियाजे कहते हैं, क्योंकि थॉट क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में अगर हम देखें तो कॉग्निशन, थिंकिंग पहले आ रही है। वो कह रहे हैं एज के साथ संज्ञान का विकास, फिर लैंग्वेज जो है कॉग्निशन से आ रही है, संज्ञान से, आपके दिमाग के डेवलप होने से। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 8 ईयर ओल्ड कविता हैज अ मेंटल एज ऑफ 10, व्हाट इज हर इंटेलिजेंस कोशेंट, यानी आईक्यू क्या होगा। 8 साल की बच्ची है कविता, जिसका जो दिमाग है, मानसिक आयु जो है वो 10 वर्ष है, मतलब जितने साल की है, जितने साल उसको धरती पे आए हुए हो गए, उससे ज्यादा उसकी मेंटल एज है। ये कैमरा का सेटअप में कुछ तो गड़बड़ है। ठीक, तो अगर हम देखें यहां पे तो कितने साल की है, दुनिया में आए हुए कितने साल हो गए, 8 साल। दिमाग किस लेवल पे चलता है, मानसिक स्तर 10 साल, गुणा किससे करेंगे, 100 से। ठीक, निकाल क्या रहे हैं, आईक्यू। आईक्यू का सिंपल फॉर्मूला है, आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, विलियम स्टर्न ने। ठीक है जी। मेंटल एज की बात किसने की है, जो मानसिक आयु है, दिमाग जिस स्तर पे काम करता है, बिने ने 1908 में, 1908 में नहीं, आई थिंक और बाद में आया ये मेंटल एज वाला कॉन्सेप्ट तो। ठीक, और अगर हम बात करें 1912 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो। और अगर हम देखें यहाँ पे तो आईक्यू कॉन्सेप्ट दिया है विलियम स्टर्न ने, और आईक्यू का फॉर्मूला दिया है थर्स्टन, हाँ लुई टर्मन, थर्स्टन नहीं लुई टर्मन ने। ठीक, 3 लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। तो सिंपल आप अपना गणित लगा लीजिए, 1000 को डिवाइड कर देना 8 से, यही है ना मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज। तो 8 साल की बच्ची है और 10 साल के लेवल पे दिमाग चलता है, सिंपल बात, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। अपना गणित लगा करके, बेसिक मैथमेटिक्स है, 8 एकम होते थे 8,
और 8 दूनी होते हैं 16, 4 बचेंगे, 8 पंजे होते हैं 40, है ना। अंग्रेजों के लिए कहेंगे 8 1 जा 8, फिर यहाँ से 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया और फिर ये बन गया 20 यानी 20 और 8 2 जा 16 और फिर 4 चले गए तो 8 5 जा 40। ठीक, 125 फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। मजाक कर रही थी, दिल पे मत ले जाना। 125 आ गया आईक्यू स्कोर। ठीक, आईक्यू का फॉर्मूला मानसिक आयु यानी जितने साल का, मावा से याद रखते हैं हम इसको, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100 से जरूर करनी है, नहीं तो सही फॉर्मूला नहीं बन पाएगा। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज वो एज है जितने साल का व्यक्ति है धरती पे आए हुए जितना समय हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। तो आपको जितने साल के आप हैं उसका दिमाग आपका अगर उससे आगे चलता है एज से, 10 साल का बच्चा दिमाग 12 साल का चलता है यानी एवरेज से ऊपर होगा IQ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। अ चाइल्ड इन हिज इनिशियल ईयर्स लर्न्स द ट्रेट्स ऑफ क्रिमिनल लाइफ, मतलब एक क्रिमिनल या आपराधिक जीवन के कुछ लक्षण सीख लेता है बच्चा अपने जीवन के शुरुआती काल में। चोरी करना, किसी को मार पीटना, कुछ इस तरह की चीजें वो सीख लेता है। हु आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एट फॉल्ट हियर, इनमें से कौन जो है इस बात के लिए दोषी ठहराया जाएगा सबसे ज्यादा? परिवार को सबसे ज्यादा दोषी ठहराएंगे क्योंकि बच्चे ने कुछ क्रिमिनल टेंडेंसीज सीख ली हैं, है ना, या फिर टीचर्स को, या फिर फैमिली को, चाइल्ड हिमसेल्फ, द सोसाइटी, व्हाट? बताओ एक बार। इसका जवाब सिंपल होगा, इसका जवाब होगा आपका फैमिली। ठीक है, दी फैमिली, क्योंकि सबसे पहला जो शिक्षक या शिक्षिका की बात कर रहे हैं, या पूरा जो सिस्टम है सिखाने का, सीखने और सिखाने का, वो परिवार से ही शुरू हो रहा है। पहले बच्चा परिवार में जन्म लेता है, बाद में जाकर के वो स्कूल में और बाकी नेबरहुड में या कहीं भी जाएगा। तो फैमिली इसके लिए सबसे पहले जिम्मेदार है, क्योंकि इनिशियल ईयर्स की बात हो रही है, बहुत ही शुरुआती प्रारंभिक वर्षों की, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, है ना, जब वो पहली क्लास में आया भी नहीं है, तो उस समय ज्यादा इन्फ्लुएंस फैमिली का होता है उस एज में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा और बताइएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाहता है, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गिफ्टेड चाइल्ड? गिफ्टेड चाइल्ड यानी प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता कौन सी है? गिफ्टेड बच्चा वो जिसका मेंटल एबिलिटी जो है नॉर्मल से ज्यादा है ना, जल्दी सीख लेता है चीजों को, ज्यादा क्यूरियोसिटी है, मेमोरी अच्छी है, एज से ज्यादा के दोस्त बनते हैं, रेस्ट ओरिएंटेड है, जो आराम बख्श होगा, सो जाएगा, लो एस्पिरेशन फॉर प्रोडिजियस जॉब यानी विलक्षण नौकरी के लिए, कुछ अलग करने के लिए उसके अंदर मोटिवेशन नहीं है, बल्कि ज्यादा होगा अगर गिफ्टेड बच्चा है तो, क्योंकि गिफ्टेड वो इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसमें कुछ अलग है। लेस मोटिवेशन फॉर फिजिकल एक्टिविटी, ऐसा भी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी के आधार पर जरूर नहीं है कि हम गिफ्टेड बच्चों को निर्धारित करें। एनालिटिकल परसेप्चुअल एबिलिटी, विश्लेषणात्मक अवधारणात्मक क्षमता, चीजों को एनालाइज करके, समझ के, तोड़ के, उनका विश्लेषण करके एक अपना परसेप्शन क्रिएट करने की क्षमता होती है, और जिनमें एनालिसिस की क्षमता बेहतर होती है, लॉजिकल एबिलिटी बेहतर होती है, जनरली उनका IQ स्कोर भी बेहतर आता है। और 140 प्लस IQ अगर है तो हम कह रहे हैं कि इवन 130 प्लस में भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो गिफ्टेड कहलाएगा बच्चा। हालांकि गिफ्टेड कहलाने के लिए हम, गिफ्टेडनेस का एक प्रकार है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी या इंटेलेक्चुअली ब्राइट, जिसमें IQ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी क्रिएटिव और गिफ्टेड भी आएंगे उसमें, बट जनरली हम आमतौर पे यही कहते हैं गिफ्टेड मतलब जिसका IQ ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखना, ये कहता है एज पर दी NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो डेटा ऑफ 2020 विच स्टेट हैड दी हाईएस्ट केसेस ऑफ मर्डर्स बाय जुवेनाइल्स इन द ईयर 2020, यानी 2020 के NCRB के डेटा के अनुसार, के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में किस राज्य में किशोरों द्वारा हत्या के सर्वाधिक मामले थे? अब ये कह रहे हैं NCRB जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, जो रिकॉर्ड करती है क्राइम्स को, उसमें जुवेनाइल्स कौन है? 18 साल से कम उम्र के वो बच्चे या किशोर या किशोरी जो किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति में संलग्न पाए गए या कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति उनके अंदर है। जैसे निर्भया कांड में एक व्यक्ति था जो 18 साल से कम का था, और तो वो जुवेनाइल कहलाया, है ना। तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी होती है, आपराधिक प्रवृत्ति होती है कुछ बच्चों में, और कई बार माहौल उसका और बहुत सारे रीजंस उसके हो सकते हैं। तो पूछा है कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा लेस देन 18 ईयर्स के जुवेनाइल मामले सामने आए, तो इसका सही आंसर है MP, मध्य प्रदेश, फर्स्ट ऑप्शन। 2020 वाले डेटा की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द सर्विसेज ऑफ डैश इज और आर रिक्वायर्ड टू हेल्प द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन ऑफ सम ऑफ द चिल्ड्रन इन द इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम, यानी समावेशी शिक्षा प्रणाली में कुछ बच्चों की शिक्षा की प्रक्रिया में मदद करने के लिए डैश की सेवाओं की आवश्यकता होती है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? जहां हर बच्चा सीख पाए, चाहे वो स्पेशल बच्चा हो, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो, चाहे वो गिफ्टेड बच्चा हो, हर तरह का बच्चा एक
एजुकेशन फॉर ऑल कहते हैं इसको, एक ही छत के नीचे सीख पाए रेगुलर स्कूल सिस्टम में। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा है जो देख नहीं सकता तो उसको ब्लाइंड स्कूल भेजेंगे, एक रेगुलर क्लासरूम में हर बच्चा सीख पाए, इस तरह का प्रावधान होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ेगी अगर हमें इंक्लूड करना है सबको, तो हाँ भाई, क्योंकि मतलब सिस्टम को इंक्लूसिव बनाना है तो स्पेशल बच्चे को भी आप इंक्लूड कर सकें। तो फिजियोथेरेपिस्ट, अगर कोई बच्चा है जिसको चलने फिरने में दिक्कत है, कोई और मसल रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो अगर फिजियोथेरेपिस्ट स्कूल में है तो वो उसको भी केटर कर पाएंगे, उसका भी ध्यान रख पाएंगे। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। स्पीच थेरेपी की जरूरत है किसी बच्चे को कोई और प्रॉब्लम है, तो ये फिजियोथेरेपी है फिजिकल अगर कोई प्रॉब्लम है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी ब्रेन से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजों में काम आ जाएगी। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही स्कूल में अगर होंगे, एक साइकोलॉजिस्ट है मान लीजिए, तो ये सब इंक्लूसिविटी को बढ़ाने में मदद करते हैं, इंक्लूसिविटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। इतनी बात क्लियर है या नहीं? तो ये दोनों ही बातें सही हैं, बोथ 1 and 2। धन्यवाद आपका। बोथ 1 and 2 दोनों ही लोग इंक्लूसिविटी को, एजुकेशन फॉर ऑल, जिससे हर बच्चा सिस्टम में सीख पाए, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट अगर होंगे तो उससे मदद मिलेगी। बात सही है नहीं है? फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड्स बिहेवियर रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ। बालक के व्यवहार को समझने के लिए मूल अवधारणाओं के ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो कौन सी मूल अवधारणाएं हैं वो आपको पहचानना है, फटाफट से बताइए। डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस यानी निर्भरता एवं स्वतंत्रता। अगर बच्चे के व्यवहार को समझना है तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि बच्चा किन चीज़ों पर निर्भर होगा, कब वो स्वतंत्र होगा या कैसे उसको स्वतंत्र बनाया जाए। मैचुरेशन एंड लर्निंग यानी परिपक्वता एवं अधिगम। मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, स्त्रीत्व एवं पुरुषत्व गुणों का ज्ञान हो आपको। जनरलाइजेशन एंड स्पेसिफिकेशन, कहाँ सामान्यीकरण और कहाँ विशिष्टीकरण करना है। देखिए सिंपल है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड्स बिहेवियर, बच्चे के व्यवहार को समझना है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का आपको पता होना चाहिए, किस एज का बच्चा कितना मेच्योर होगा, यानी परिपक्वता जो हाईली रिलेटेड होती है हेरिडिटी से, और लर्निंग जो एनवायरमेंट से। तो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट यानी परिपक्वता एवं अधिगम का अगर आपको समझ है तो आप समझ जाएंगे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग किस लेवल पे, किस चीज़ की जरूरत होगी उसके व्यवहार को समझने के लिए, है ना, कि किस एज का बच्चा किस तरह की चीजें सीख सकता है और कितना वो मेच्योर है। तो ये आपको मैचुरेशन एंड लर्निंग से ही पता लगेगा। एट द प्राइमरी स्टेज असेसमेंट शुड कंसिस्ट ऑफ। प्राथमिक चरण में आकलन होना चाहिए कैसा, यानी प्राइमरी क्लास का बच्चा, 6 से 11 वर्ष का बच्चा है अगर मैं कहूँ तो, ठीक है जी। अनिकेत सम्राट फटाफट से बताइए, 6 से 11 वर्ष का बच्चा है, कक्षा 1 से 5 के बीच में, उसका आकलन कैसे करेंगे? पहला है हाफ ईयरली एंड एनुअल एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ द ईयर। सिर्फ अंत में अगर आप टेस्ट लेंगे तो उसका ज्यादा फायदा नहीं होगा, बच्चे को समय समय पे फीडबैक चाहिए होता है, इसलिए बहुत सारे आपके एफएज होते हैं अलग अलग समय पे, क्लास टेस्ट होते हैं, आपकी क्या कहते हैं उसको क्विजेज होती हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, होम असाइनमेंट्स एंड क्लास असाइनमेंट्स एवरी वीक टू रेट यंग लर्नर्स अंडर द कैटेगरीज ऑफ पास और फेल। सिर्फ पास और फेल का ठप्पा लगाने के लिए, लेबल करने के लिए ये काम हमें नहीं करना है। कॉन्टिन्यूअस एंड अनस्ट्रक्चर्ड टीचर ऑब्जर्वेशंस टू बी शेयर्ड विद लर्नर्स एंड पेरेंट्स, यानी सतत आकलन होना चाहिए, यानी शिक्षक जो है सतत रूप से डेली बेसिस पे क्लास में बच्चा आ रहा है, उसकी एक्टिविटीज को, उसके व्यवहार को, उसकी स्पेशल टैलेंट्स को, जो भी उसके अंदर है, उन सब चीजों का आकलन करते रहें। बिल्कुल सही है। और अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन होती है जब आपने बच्चे को बिठाया और कुछ पूछा और उसको पता है कि आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है जब आप बच्चे को पता भी नहीं है वो फील्ड में खेल रहा है और आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये अनस्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। फॉर्मल टेस्ट एंड गेम्स डन एवरी वीक एंड रिकॉर्डेड इन दी रिपोर्ट कार्ड। नहीं, हर हफ्ते बस टेस्ट होता है, वो भी फॉर्मल। हमको फॉर्मल नहीं, हमको हर तरह से बच्चों को फील्ड पे भी देखना है और कॉन्टिन्यूसली उसको असेस करना है, तो थर्ड ऑप्शन ज्यादा बेटर है बाकी ऑप्शंस के मुकाबले अगर हम देखें। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ये क्या कहता है, बहुत ही आसान लड्डू क्वेश्चन कहती हूँ मैं इसको, एकदम आसान क्वेश्चन, आंख बंद करके भी जवाब देंगे तो सही हो सकता है, क्योंकि पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को आंख खोल के और फिर जवाब दीजिएगा आंख बंद करके। बहुत ही गंदा जोक था, बट क्या कर सकते हैं। हाँ देखो, जहां भी पेडागोजी आ रही है हेल्प तो ये करेगा ही। इन पियाजेस थियरी, पियाजे की थियरी में द सेंसरी मोटर स्टेज मार्क्स द पीरियड फ्रॉम। सेंसरी मोटर यानी संवेदी परख, आपको भी पता है ये जन्म से 2 वर्ष होती है, और मैं इसको कहती हूँ कि सेंसेस आर टीचर्स इन दिस पर्टिकुलर पीरियड। पियाजे के स्टेजेस हैं SPCF, सेंसरी मोटर जन्म से 2, जिसको संवेदी परख इंद्रिय गामक बोलते हैं, 2 से 7 प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक, 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक, 11 एंड अबव या 15 जो है आपका वो है फॉर्मल ऑपरेशनल या औपचारिक संक्रियात्मक। बर्थ टू 2 ईयर्स, जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक। यहाँ पे सेंसेस आर टीचर्स का मतलब क्या है कि सेंसेस से सीखता है बच्चा। प्याजे का एक क्वेश्चन भी आता है कि वो कौन सी उम्र है इस स्टेज को लेके जहां बच्चा अपने हाथों से, अपने कानों से, अपने आंखों से सीखता है, सोचता है, मतलब
अपने सेंसेस से दुनिया की समझ बनाता है, तो यही है वो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था, जहां बच्चा किसी चीज को टच करके, फील करके, सुन के अपनी समझ बना रहा है। तो जन्म से 2 वर्ष सेंसरी मोटर, सेंसेस और मोटर एक्टिविटीज का इस्तेमाल करके, इसीलिए सेंसरी मोटर कह रहे हैं। सेंसेस यानी आपके 5 सेंसेस, देखना, टच करना, फील करना, ये सब, प्लस मोटर एक्टिविटीज यानी फिजिकल एक्टिविटी, जहां पे भी जो उसको दिख गया टेबल पे कुछ, तो वो चल के जाएगा, वैसे चलेगा, क्रॉल करके चलेगा, ठीक। तो ये सब आपका होता है जन्म से 2 वर्ष में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 13, और देखिएगा एक बार, काउंसलिंग प्रोसेस की बात हो रही है, और क्या कहना चाहता है कवि, फटाफट से बता दीजिए आप। एग्जामिनर, बेसिकली कवि यहाँ पे एग्जामिनर है। और देखते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 13। काउंसलिंग प्रोसेस शुड रिजल्ट इन असिस्टिंग द इंडिविजुअल टू बिकम। काउंसलिंग प्रोसेस जो है, हम स्कूल में भी होती है करियर काउंसलिंग एंड ऑल, तो इसमें किस चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए? रिजल्ट इन असिस्टिंग द इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल को, एक बच्चे को किस चीज में मदद करेगी ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है? पहला ऑप्शन है ऑटोनॉमस बनने में, यानी स्वायत्त, यानी सेल्फ डिपेंडेंट, यानी खुद से वो अपने डिसीजन ले पाए, इंडिपेंडेंट बन पाए कुछ हद तक, है ना, खुद पे निर्भर हो पाए। हाँ, बात तो सही है, काउंसलिंग में यही तो होता है भाई, आपका किस चीज में इंटरेस्ट है, आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, किस तरफ कौन सा करियर चूज करना है, कोई समस्या है तो उसके प्रति बात की जाएगी, तो वो खुद से बच्चा निर्णय लेने के काबिल बने, काउंसलिंग का ये रोल है। सेल्फ डायरेक्शन, खुद को खुद से दिशा दे सके, स्व निर्देशन। सेल्फ डिसिप्लिन, खुद को अनुशासित कर सके कि भाई इतने घंटे पढ़ना है या ये करना है तो ये करना ही पड़ेगा। लेकिन जैसा कि आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, ये सब सही बातें, हमको चाहिए गलत बातें। लिखा है कहीं शुड रिजल्ट इन असिस्टिंग द इंडिविजुअल टू बिकम व्हाट। हाँ देखो नीचे लिखा है मेन क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। अब आपको करेक्ट आंसर चाहिए। देखो ईगोइस्ट बनने में कोई काउंसलिंग मदद नहीं करती, फिर वो काउंसलिंग होगी शकुनी मामा वाली, जो ईगोइस्ट बनने में मदद करेगी बच्चे को, क्योंकि शकुनी मामा ही दे सकते हैं ईगोइस्ट बनने का जो है क्या कहेंगे नुस्खा बच्चे को, या दुर्योधन को। कहानी आपने सुनी है महाभारत की। तो ईगोइस्ट मतलब वो सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फिश है, दूसरों का नुकसान हो जाए बस अपना फायदा होना चाहिए, वो खुद ही मैं है। तो वो ईगोइस्ट बनने की कोई काउंसलिंग नहीं होती स्कूल में बच्चे के लिए, है ना, वो शकुनी मामा की स्पेशल काउंसलिंग है। काउंसलिंग के ये फायदे हैं, ईगोइस्ट बनना कोई पॉजिटिव बात नहीं है। तो ऑटोनॉमस, सेल्फ डायरेक्टिंग और सेल्फ डिसिप्लिन, ये जो 1, 2 और 3 जो है यहाँ पे सही आंसर है। ठीक, द क्वेश्चन गिवन बिलो हैज एन असर्शन एंड अ रीजन, है ना। केवीएस का एग्जाम होता है 40 वर्ष तक। हाँ देख लो जुबैर खान, फटाफट से जवाब दो, इधर उधर की बातों में नहीं उलझना है ना। असर्शन और रीजन। असर्शन क्या है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कैन बी मैनेज्ड विद मेडिकेशंस, यानी एडीएचडी जो है वो मेडिकेशंस के माध्यम से मैनेज किया जा सकता है, यानी बच्चे का अटेंशन में कमी है, यानी वो बहुत ज्यादा समय तक एक जगह पे अपना ध्यान टिका करके नहीं रख पाता, बार बार अति सक्रिय है, इधर से उधर उछलता रहेगा, टिक करके नहीं बैठ पाएगा, ध्यान एक जगह पे नहीं लगता। इसको मेडिकेशन से कुछ हद तक मैनेज किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है, पूरी तरह से ठीक नहीं होगा ऑफ कोर्स, तो बात तो सही है। फिर आता है रीजन, इन दिस डिसऑर्डर चिल्ड्रन कैन पे अटेंशन वेरी इजीली। ये कहना गलत है, क्योंकि जहां अटेंशन का डेफिसिट है, अटेंशन में कमी है, वहां अटेंशन इजीली कहां से आ जाएगी? तो ये तो गलत हो गया ना। एडीएचडी वाले बच्चे को अटेंशन का ही तो इशू है, ये कह रहे हैं अटेंशन आराम से वो बैठ जाएगा, कितने भी घंटे अटेंटिव हो जाएगा। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहना चाहता है कवि नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 15, क्वेश्चन नंबर है 15, देखिएगा क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, फटाफट से बताइएगा, जल्दी बताइए। हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस एम्फेसाइजेस। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत किस पे फोकस करता है? इसमें 8 प्रकार की इंडिपेंडेंट बुद्धियां हैं कि लोग अलग अलग प्रकार से बुद्धिमान हो सकते हैं, ये कह रहे हैं हार्वर्ड गार्डनर। पहला है कंडीशनिंग स्किल्स इन स्टूडेंट्स, यानी कंडीशन कर दो, उनकी आदत डलवा दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 रट्टे लगवा दो, दिमाग में सेट करा दो एक तरह का बिहेवियर। जैसे पेवलव का कुत्ता जो था, उसके सामने खाने की खुशबू आते ही उसके मुंह से लार आनी शुरू हो जाती थी घंटी बजते ही, तो वो कंडीशनिंग है। सेकंड है जनरल इंटेलिजेंस, सामान्य बुद्धि की बात कर रहे हैं कि एक सामान्य बुद्धि होती है, नहीं। कॉमन एबिलिटीज रिक्वायर्ड इन स्कूल, नहीं। वो कह रहे हैं हर एक व्यक्ति की यूनिक क्षमता हो सकती है, द यूनिक एबिलिटीज ऑफ ईच इंडिविजुअल। लोग अलग अलग तरह से बुद्धिमान हो सकते हैं, किसी को दिशाओं का बहुत अच्छा ज्ञान हो सकता है, तो वो स्पेशल इंटेलिजेंस में आएगा, जो ड्राइंग पेंटिंग स्केच बनाने में बहुत अच्छा है। गूगल मैप वाली दीदी अगर एग्जिस्ट करती दुनिया में, वैसे तो वो एक रोबोट हैं जो भी हैं, मतलब एक सिस्टम जनरेटेड साउंड है उनकी, तो अगर वो होती तो वो कहलाती, उनके अंदर स्पेशल इंटेलिजेंस कहते हैं हम, क्योंकि उनको स्पेस की समझ है, यहाँ से लेफ्ट लीजिए फिर राइट ले लीजिए। कई लोग कहेंगे कि कई बार तो गड़बड़ करा देती हैं, बट और अगर हम बात कर रहे हैं आपकी, तो ऐसे बहुत सारे बुद्धि के प्रकार हैं, हर एक इंडिविजुअल में कुछ यूनिक क्षमता होती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, सिंगल एंटिटी नहीं है, ये कह रहे हैं हार्वर्ड गार्डनर अपनी बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड में।
तो फोर्थ ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, ये कहता है टीटी इज गिवन अगेंस्ट। अब ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, सीटेट में इस तरह क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा। टिटनेस टॉक्सिनेशन या कुछ तो इसका फुल फॉर्म होता है, और टिटनेस के लिए होता है बेसिकली, कि जो आप देखते हैं कुत्ते ने काट लिया, ये हो गया वो गया, तो उसमें आप टिटनेस, तो ये सीरियस वायरसेस से बचाता है आपको टीटी, यानी टिटनेस टॉक्सिन्स या कुछ तो इसको इसी तरह का बोलते हैं। अभी उन्होंने शॉर्ट फॉर्म ही दी हुई है। और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा क्या कहना चाहता है, फटाफट से जवाब देंगे आप। एट 3 months old, a 3 months old baby कैन नॉट वॉक बिकॉज। एक 3 महीने का बच्चा है जो चल नहीं सकता, कारण बताइए। 3 महीने का बच्चा नहीं चल सकता, इतना तो पता ही है ऐसा। हाँ, टेटनस टॉक्सिड, ओके फाइन। देखिए, तो वो टर्मिनोलॉजी है, मतलब रटने वाला क्वेश्चन हो गया एक तरह से, या पेडागोजी के थोड़ा सा बाहर का क्वेश्चन हो गया। अ 3 months old baby कैन नॉट वॉक बिकॉज, एक 3 महीने का बच्चा है क्यूट सा जो चल नहीं सकता है, हालांकि हमने इसको चलते हुए दिखा दिया है ना। चल नहीं सकता है इसलिए खुश है जीवन में, ठीक। तो आप बताइए कि क्यों नहीं चल सकता है फटाफट से। पहला है ही इज नॉट मेच्योर्ड इनफ, यानी वह पर्याप्त रूप से परिपक्व नहीं है इस कार्य के लिए, या फिर ही इज नॉट मोटिवेटेड इनफ, पर्याप्त रूप से प्रेरित नहीं है। अब 3 महीने के बच्चों को मोटिवेशन समझ आता है, उसको समझ आता है दूध मिल जाए, डायपर चेंज हो जाए, ये बेसिक बातें उसको समझ आती हैं, सूसू पॉटी ये सब समझ आता है उसको। ये मोटिवेटेड नहीं है, इसकी बात तो कहना ही गलत है। ही इज नॉट एस्पायर्ड इनफ, पर्याप्त इच्छा नहीं है उसकी, चलने की इच्छा नहीं है उसकी। जब से वो चलना सकता है, जब से ही उसकी इच्छा तो हो ही जाती है, आप देखते हो, चाहे वो क्रॉल कर करके ही चलना हो। ही इज नॉट डिजायरस इनफ, पर्याप्त चाह ही नहीं है उसके अंदर। ये फालतू बातें नहीं करनी, हमको पता है बच्चे में मेच्योरिटी नहीं है अभी चलने की। मेच्योरिटी का मतलब यहाँ हेरिडेटरी क्षमता से है, कि हाईली रिलेटेड होती है हेरिडिटी से मेच्योरिटी। अगर बच्चे की टांगों में वो जान ही नहीं आई है अभी 3 महीने में, उसकी मसल्स में, उसकी हड्डियों में, तो वो कहाँ से चलेगा, ठीक। हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, तो आपकी हेरिडिटी में कोडिंग होती है, जैसे आपके एक मोबाइल में कोडिंग है कि कोई नंबर आपने सेव किया है कहीं, तो वो सारे फीचर्स उसको पता है, कुछ तो कोड हुआ है, किसी वेबसाइट पे आप गए हैं तो कुछ तो कोडिंग हुई है। उसी तरह से आपके अंदर भी कोडिंग हुई है कि इस उम्र में दांत निकलेंगे, इस उम्र में खड़े होने लगोगे, इस उम्र में चलने लगोगे। तो बिना मेच्योरिटी के कोई काम नहीं किया जा सकता। आप 10वीं क्लास का सिलेबस पहली क्लास के बच्चे को नहीं पढ़ाते, क्योंकि अभी उसका दिमाग उतना मेच्योर नहीं है उस सिलेबस के लिए, ठीक। तो मेच्योरिटी नहीं आई है इसलिए नहीं चल पा रहा है। आप कहें 2 दिन के बच्चे के दांत क्यों नहीं आए, भाई वो मेच्योर नहीं है अभी उस चीज के लिए, इसलिए नहीं आए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा और समझिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, फटाफट से बताइएगा। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्सनल फैक्टर ऑफ लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का व्यक्तिगत कारक नहीं है। व्यक्तिगत कारक नहीं है, पर्सनल फैक्टर नहीं है। देखो, एक होता है आपका जनरल लर्निंग में 2 तरह के फैक्टर्स हैं सीखने में। एक है पर्सनल फैक्टर, PF बोल सकते हैं इसको, जो बच्चे से रिलेटेड है, उसकी एज, उसका इंटेलिजेंस का स्तर, उसका मोटिवेशन का लेवल, है ना, उसको किस चीज में इंटरेस्ट है, ये सब लर्निंग। भाई अगर आपका इंटरेस्ट है क्रिकेट में तो आप सीखना चाहेंगे, आपकी उम्र भी होनी चाहिए, ये नहीं 3 महीने के हैं और क्रिकेट खेलना सिखा दें हम आपको, ठीक। दूसरे होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, EF कह सकते हो, जैसे टीचिंग मेथड्स कैसे हैं आपके स्कूल में, है ना, जहां आप बड़े हो रहे थे वहां आपको पढ़ने का मौका मिला कि नहीं मिला, ये सब एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ठीक। तो अगर हम देखें यहाँ पे मोटिवेशन पर्सनल फैक्टर है, इंटरेस्ट पर्सनल फैक्टर है, बच्चे की क्षमता यानी उसका इंटेलिजेंस का लेवल, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये भी पर्सनल फैक्टर में, क्योंकि बच्चे से डायरेक्टली रिलेटेड है ये फैक्टर्स। लेकिन सोसाइटल फैक्टर्स जो सामाजिक कारक हैं, जिनको एनवायरमेंट में भी आप काउंट कर लोगे, तो ये आपके पर्सनल फैक्टर में नहीं आएगा, क्योंकि समाज पर्सनल फैक्टर में नहीं है, बच्चे से रिलेटेड चीजें पर्सनल फैक्टर में है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, ये क्या कहता है, फटाफट से जवाब दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी बाह्य अभिप्रेरणा के लिए कौन सी एक बात सही नहीं है। बाह्य अभिप्रेरणा, 2 प्रकार की अभिप्रेरणा है, यानी मोटिवेशन है। एक है इंटरनल, जिसका रीजन अंदर है, बाहर नहीं है, कि आपको पैसे मिलेंगे इसलिए आप काम करेंगे, है ना, आपको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, कोई प्राइज मिलेगा, है ना, या पापा की डांट से बच जाएंगे इसलिए कर रहे हैं। ये सब बाहरी चीजें, तो ये बाह्य अभिप्रेरणा, जिसका लोकस ऑफ कंट्रोल यानी सेंटर ऑफ मोटिवेशन जो है वो बाहर है। लेकिन जिस चीज का रीजन अंदर हो, कि आपको क्यूरियोसिटी है, मजा आता है कोई चीज पढ़ने में, सीखने में मजा आता है, इसलिए कोई चीज आप पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, गिटार बजाने में मजा आता है, ऐसा नहीं कि पैसे मिल रहे हैं उस चीज के, मिल जाए बड़ी अच्छी बात है। तो ये क्या है, इंटरनल हो गई, जिसका रीजन अंदर है। पूछा जा रहा है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी बाह्य अभिप्रेरणा, जिसको एक्सटर्नल मोटिवेशन भी कह सकते हो आप, उसके बारे में कौन सी बात सही है। ट्रू लिखा है भाई, मैंने नोट पढ़ लिया था, ट्रू लिखा है यानी सही है। पहला ऑप्शन है इट रेफर्स टू द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्टिविटी इन ऑर्डर टू अटेन एन आउटकम, यह परिणाम प्राप्त करने के लिए किसी गतिविधि के प्रदर्शन को संदर्भित करती है। बिल्कुल सही बात है कि भाई आप गिटार की प्रैक्टिस या इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपके पेपर में नंबर सही आ जाए, तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है।
इट कम्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ एन इंडिविजुअल। बिल्कुल सही बात है, लोकस ऑफ कंट्रोल यानी सेंटर ऑफ मोटिवेशन, केंद्र जो है अभिप्रेरणा का वो बाहर है। तो रीजन क्या है, बाहर है कि पेपर आपको क्लियर करना है इसलिए आप पढ़ रहे हैं। तो दोनों ही बातें एक्सटर्नल मोटिवेशन की तरफ हमको लेकर के जा रही हैं। बोथ 1 and 2 आर राइट, दोनों 1 और 2 सही हैं। यही इसको अगर उल्टा कर दें कि इट रेफर्स टू द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्टिविटी इन ऑर्डर टू अटेन एन आउटकम, अगर यहां लिखा होता इट रेफर्स टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ एन एक्टिविटी, आपको मजा आ रहा है कोई काम करके, तो वो इंटरनल मोटिवेशन है। अगर हम देखें इट कम्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ एन इंडिविजुअल, इनसाइड ऑफ एन इंडिविजुअल, आपको मजा आता है कोई साइकोलॉजी पढ़ के, मान लीजिए मनोविज्ञान, वो इनसाइड हो गया फिर, तो वो इंटरनल हो जाती। तो रीजन अगर अंदर है तो इंटरनल या इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी आंतरिक अभिप्रेरणा, रीजन बाहर है तो बाह्य अभिप्रेरणा।